Welcome everybody. Today we are here with the presentation regarding industrial pharmacy topic named aerosols. My name is Abhijit Banerjee and I'm a pharmacy student doing my bachelor's degree, and I'm here to talk about aerosols. Aerosols. This presentation consists of topics including evaluation of aerosols, quality control of aerosols, and stability studies of aerosols. Now, evaluation of aerosols. So, what is evaluation of evaluation? Evaluation is the testing of delivery rate, pressure leakage, spray pattern, dose uniformity, and particle size. तो इवैल्यूएशन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि डिलीवरी रेट इसका कितना है, प्रेशर इसका क्या है कंटेनर में, कंटेनर से बाहर, लीकेज क्या है, कितना लीक कर रहा है सब्सटेंस ऐसे रूम टेम्परेचर में छोड़ देने से, स्प्रे पैटर्न का है, जब हम स्प्रे कर रहे हैं, जब हम डिस्पेंस कर रहे हैं तो वो कैसे स्प्रे पैटर्न दे रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है और कितना ज़्यादा डेंसिटी है, कितना डोज यूनिफॉर्मिटी है उस स्प्रे पैटर्न में, ये हम चेक करते हैं. और पार्टिकल साइज क्या है, क्योंकि पार्टिकल साइज यूजुअली एब्जॉर्प्शन में या डिफ्यूजन में हेल्प करता है. तो इवैल्यूएशन ऑफ एरोसोल्स में पहले आता है फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी. ये डिटरमाइन किया जाता है दो टेस्ट से. पहला है फ्लेम प्रोजेक्शन और दूसरा है फ्लैश पॉइंट. तो पहले आते हैं फ्लेम प्रोजेक्शन पे. सो व्हाट इज फ्लेम प्रोजेक्शन? फ्लेम प्रोजेक्शन इज व्हेन तुम अपने एरोसोल प्रोडक्ट को एक फ्लेम पे स्प्रे करते हो करीब 4 सेकंड तक, और फिर जब वो फ्लेम पे आप स्प्रे करोगे तो वो फ्लेम एक्सटेंशन होगा, तो उससे हम रूलर से मेजर करते हैं. तो इससे हमें फ्लेम प्रोजेक्शन मालूम पड़ता है. नाउ वी कम टू फ्लैश पॉइंट. सो व्हाट इज फ्लैश पॉइंट? फ्लैश पॉइंट इज ए टेस्ट व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द टैग ओपन कप एपरेटस. ये एक एपरेटस है जिससे हम फ्लैश पॉइंट निकालते हैं. तो इसमें पहले हम एरोसोल प्रोडक्ट को चिल करते हैं -25 फ़ारेनहाइट पे इस एपरेटस से डालने से पहले. फिर इसे ट्रांसफर करते हैं इस टेस्ट एपरेटस में जो है टैग ओपन कप एपरेटस, और फिर हम उस एपरेटस का टेम्परेचर को धीरे धीरे एलिवेट करते हैं. इससे क्या होता है, एक पॉइंट आता है जिसमें जो वेपर्स है, जो एरोसोल प्रोडक्ट्स के वेपर्स बन रहे हैं, वो इग्नाइट कर जाते हैं. तो उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं. इससे हमें ये डिटरमाइन होता है कि कितने टेम्परेचर पे ये एरोसोल्स फायर कैच कर सकता है. और जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं इसके, ये बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इससे हमें बस उस कंपोनेंट का फ्लैश पॉइंट पता चलता है जो सबसे ज्यादा फ्लेमेबल है. जैसे मान लो कोई एरोसोल है जिसमें हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट हो और वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, तो वही उसकी ही फ्लैश पॉइंट हमें पता चलेगा. पर ऐसा तो नहीं कि एरोसोल्स में सिर्फ वही कंपोनेंट है, कई और सारे कंपोनेंट्स भी है, पर उसके फ्लैश पॉइंट्स हमें कभी मालूम नहीं पड़ेंगे अनलेस हम उस फ्लेमेबल कंपाउंड जो है सबसे ज्यादा, उसको हम एक्सक्लूड आउट कर दें. तो ये बहुत ही जो प्रोसेस है वो बहुत ही रिलायबल नहीं है. नाउ वी कम टू फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है पहला वेपर प्रेशर, जिससे हम इवैल्यूएट करते हैं प्रेशर वेरिएशन कंटेनर्स के अंदर. इसे हम प्रेशर गॉज और वाटर बाथ के थ्रू भी ये वेपर प्रेशर डिटरमाइन किया जा सकता है. पर सबसे ज़्यादा जो लैबोरेटरी या इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है प्रेशर वेरिएशन को फाइंड आउट करने में एक कंटेनर के अंदर, वो होते हैं पंक्चरिंग डिवाइस. तो हमें पंक्चरिंग डिवाइस से पता चल रहा होगा कि एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रेशर उस डिवाइस में दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कौन से प्रेशर पॉइंट पे ये कंटेनर पंक्चर कर जा रहा है. तो हमें इससे पता चलेगा कि कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर में रखना है क्या नहीं, ये सब हमें पता चलेगा. यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि वेपर प्रेशर के लिए कौन से मेजरिंग डिवाइस यूज किया जाता है. जैसे कि वेपर प्रेशर के लिए कैन पंक्चरिंग डिवाइस, डेंसिटी के लिए हम हाइड्रोमीटर और पिक्नोमीटर जो हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, मॉइस्चर कंटेंट हम कार्ल फिशर मेथड या गैस क्रोमेटोग्राफी से फाइंड आउट करते हैं. प्रोपेलेंट का आइडेंटिफिकेशन भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी से आइडेंटिफाई करते हैं और FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी से. नाउ डेंसिटी
तो डेंसिटी ऐसे हमें मालूम है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है कि कितना अमाउंट, इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में इतना मास ऑफ द सब्सटेंस है। तो ये हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग पिक्नोमीटर और हाइड्रोमीटर। पिक्नोमीटर हम प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं क्या होता है और कैसे हम यूज करते हैं, वो हम प्रैक्टिकल्स में भी देख चुके हैं। सो वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू हाइड्रोमीटर। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोमीटर? तो एक प्रेशर ट्यूब फिट किया जाता है जिससे कनेक्ट किया जाता है, मैकेनिकल सेक्शंस जो होते हैं कनेक्ट किया जाता है मेटल फ्लैंजेस से। मेटल फ्लैंजेस वो होता है जिसमें एक स्पेस होता है जिससे हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और हुक वाल्व भी यूज किया जाता है। और इसे एक लिक्विड के अंदर, प्रेशराइज्ड लिक्विड के अंदर डाला जाता है इस ट्यूब को, और फिर जो हाइड्रोमीटर होता है जो वो होता है वो ग्लास प्रेशर ट्यूब उसमें प्लेस किया जाता है। हाइड्रोमीटर उस ग्लास प्रेशर ट्यूब में प्लेस किया जाता है। फिर सैंपल इंट्रोड्यूस किया जाता है वाल्व के थ्रू, जो हुक वाल्व था। फिर जो हाइड्रोमीटर होता है वो धीरे धीरे राइज करने लगता है, कभी कभी हाफ वे तक जाता है, कभी ऊपर और जा सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है। तो इससे हमें डेंसिटी का रीडिंग मिल जाती है विद द फॉर्मूला प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, जो हमने बहुत पहले से पढ़ रखे। नाउ हम डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं? वेल, हम प्रोपेलेंट, कंसंट्रेट या हेड स्पेस का इसलिए डेंसिटी निकाल रहे हैं ताकि हम उस वॉल्यूम मेजर कर सके या वॉल्यूम डिटरमाइन कर सके, ताकि उस उतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम उस कंटेनर में डालेंगे, उतना अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट उस कंटेनर में डालेंगे, उतना अमाउंट ऑफ हेड स्पेस होना चाहिए, वो वॉल्यूम हम डिटरमाइन करते हैं। वेल, आपको पता नहीं होगा, ये शायद पता होगा कि हेड स्पेस क्या होता है। वेल, हेड स्पेस इज द पोर्शन which is occupied by propellant and which is the upper portion of the container where the valve and the container is connecting usually. अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट के आइडेंटिफिकेशन हम यूजुअली गैस क्रोमेटोग्राफी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। वेल, व्हाट गैस क्रोमेटोग्राफी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन करते हैं। तो वो है क्या? तो infrared spectroscopy is the interaction of infrared radiation with matter by absorption, emission और reflection। जब हम infrared radiation जो है, ये infrared जो wave है वो पास करेंगे उस मैटर के थ्रू, तो वो मैटर उसे एब्जॉर्ब कर रहा है या उसे एमिट कर रहा है या उसे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, उससे हम प्रोपेलेंट का नेचर या प्रोपेलेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इससे हमें मदद मिलती है कंपोनेंट्स को ब्लेंड करने में, मेजरिंग ऑफ ईच कंपोनेंट इन प्रोपेलेंट ब्लेंड। और अब आते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो गैस क्रोमेटोग्राफी हेल्प करता है डिफरेंट गैसेस कंपोनेंट को, जो एरोसोल स्प्रे बॉटल में, उन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने में, एज द नेम क्रोमेटोग्राफी सजेस्ट। ये उन्हीं गैसेस के लिए करा जा सकता है जो वेपराइज होते हैं बिना डिकम्पोजिशन के। यहाँ टेबल पे जैसे देख सकते हो दिया गया है कि जो प्रोपेलेंट हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हेड स्पेस वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम होना चाहिए उस अपर सेक्शन ऑफ द कंटेनर जो जहाँ पर प्रोपेलेंट ऑक्यूपाई करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होना चाहिए पूरे कंटेनर से। तो पूरे कंटेनर का 5% वॉल्यूम हेड स्पेस हाइड्रोकार्बन के लिए होना चाहिए, फ्लोरोकार्बन के लिए भी सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होना चाहिए। CO2 के लिए 5 से 25% ऑप्टिमल है और 15% मैक्सिमम है, और N2 के लिए 4 से 50% ऑप्टिमल है। So, what is moisture content? Moisture content is the amount of water present in the substance, the amount of water content. So, कैसे हम इसे डिटरमाइन करेंगे? वेल, हम इसे डिटरमाइन करते हैं इस एपरेटस के थ्रू जो हमें इमेज में दिख रहा है, which is कार्ल फिशर एपरेटस। इसमें कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड से हम पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द मॉइस्चर डिटरमाइन करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन के आधारित जो मॉइस्चर है वो अगर हाई हो, विच इज मान लो ग्रेटर देन 1000 ppm, तो इससे कंटेनर में कोरोजन आ सकता है, इसमें एरोसोल्स में रस्ट आ सकता है इंटीरियरली। और अगर बहुत ज्यादा लो मॉइस्चर हो तो वो फंक्शन फेलियर में भी फंक्शन फेलियर करवा सकता है, मतलब एरोसोल स्प्रे का
काम ठीक से नहीं करेगा, ठीक से डिस्पेंस नहीं करेगा, ठीक से एक्चुएटर हम प्रेस नहीं कर पाएंगे एंड अदर थिंग्स। जो एंटीस्टैटिक स्प्रे होते हैं उनका परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी मॉइस्चर कंटेंट इफेक्ट करता है। कोई भी मॉइस्चर चेंज किसी भी अदर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकता है, क्योंकि वी ऑल नो कि सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हम कितना मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज में चाहिए ये हम स्टेबिलिटी स्टडीज के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो अब आ जाता है कि कार्ल फिशर जो एपरेटस है उसका प्रिंसिपल क्या है। वेल, आपको पता होगा टाइट्रेशन मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इससे हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वॉल्यूम क्या है नॉर्मेलिटी से। तो हमें इस एपरेटस में वाटर आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और सल्फर के साथ डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली फॉर्म होते हैं। तो इस रिएक्शन होते एक पॉइंट आता है विच इज कॉल्ड एंड पॉइंट, जहां पर सारा वाटर कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन doesn't take place. So that point is called as the moisture content. इससे से हमें पता चल रहा है कि वाटर कंटेंट कंज्यूम हो चुका है पूरी तरीके से, अब ये रिएक्शंस नहीं हो रहे, तो इतना ही मॉइस्चर कंटेंट है इस प्रोडक्ट में। Now we come to crimp dimensions. Well, what is crimp dimensions you say? Well, crimp dimensions वो dimensions होते हैं जो लेंथ, डेप्थ, ब्रेथ हम यूज करते हैं लीकेज को रोकने में, जैसे कि यहाँ पर सील करने में, या जो एक्चुएटर है या और कैप है उसको ठीक से क्लियरेंस करने में हमें क्रिम डायमेंशन की जरूरत होती है। तो क्रिम डायमेंशन हम डिटरमिन करते हैं कि प्रॉपर सीलिंग हो रहा है या नहीं वाल्व और कंटेनर के बीच। जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं कि ये वाल्व है और ये कंटेनर है, तो इसके बीच अगर हमें क्रिम डायमेंशन पता होगा तो हम सही से इसे हम सील कर सकते हैं ताकि लीकेज ना हो और ठीक से डिस्पेंसिंग हो। एंड सेकेंडली ये ऑल्सो डिटरमाइन करता है स्टेम हाइट, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले क्लियरेंस ऑफ टॉप एक्चुएटर एंड कैप। जो कैप है और जो एक्चुएटर है तो हमें कैप को खोलना भी होता है, उसे फिट भी करना होता है, तो उसका डिटर्मिनेशन कि कैसा साइज रेंज होना चाहिए, कैसा डायमेंशंस होने चाहिए, वो स्टेम हाइट से हम पता लगाते हैं, जिसे हम क्रिम डायमेंशन ही कहते हैं। तो इससे हमें क्लियरेंस पता चल जाती है ताकि हम उस कैप को फिट कर सके और वापस निकाल सके। Now we come to performance test. Now performance test is a type of evaluation test जो biological characteristics के साथ भी आता है। तो what is performance test? Well, performance test पहले आता है aerosol valve discharge test rate। तो हमें एरोजॉल का नोन वेट टेक करते हैं जो एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है, उसके बाद उसका कंटेंट को डिस्चार्ज किया जाता है यूजिंग ए स्टैंडर्ड सैंपल, स्टैंडर्ड एपरेटस, एंड वो शायद स्प्रे बॉटल भी हो सकता है। फिर उसे वे किया जाता है वापस से एक टाइम लिमिट के बाद। इससे हमें पता चलता है कि कितना वेट पर यूनिट टाइम डिटरमिन करते हैं हम इससे कि वेट पर यूनिट टाइम कितना है चेंज इन वेट। तो इससे हमें डिस्चार्ज रेट पता चल जाता है और हम इसे ग्राम पर सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। नाउ वी कम टू स्प्रे पैटर्न। व्हाइल व्हाट इज स्प्रे पैटर्न? जब एरोजॉल का इम्पिंजमेंट होता है, स्प्रे एक पेपर पे जो पहले से डाई टाल्क मिक्सचर से लगाया हुआ है, और वो जो डाई होता है वो ऑयल सोल्यूबल भी हो सकता है या वाटर सोल्यूबल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एरोजॉल्स वी आर टेस्टिंग इट अपॉन। नाउ एरोजॉल पार्टिकल जो है इस टेस्ट में हम जब परफॉर्म करते हैं, जो एरोजॉल पार्टिकल है वो पेपर पे स्ट्राइक करते हैं। अब वो डाई जो है वो एब्जॉर्ब करने में उसे हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक निशान पड़ जाता है, तो उस निशान को हम देखते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वो स्प्रे पैटर्न कैसा है, वो रिकॉर्ड हम कर लेते हैं।
और ये हम डिफरेंट एरोजॉल्स पे करते रहते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। नाउ व्हाट इज स्प्रे पैटर्न होने के बाद we come to dosage with immediate values. May I mind, this is all performance test which I am saying right now. So dosage with immediate values, ये हमें evaluate करने में help करता है reproducibility of dosage. जो टेस्ट होता है वो certain amount of medicine deliver करता है जो patients receive करते हैं इन टाइप के immediate values में। तो ये कैसे किया जाता है? Well, इसे एक ऐसे मेथड के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। पहले हम एक फिल्ड कंटेनर को वे कर लेते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को डिस्पेंस करते हैं किसी एक सॉल्वेंट पे जो उस ड्रग को एब्जॉर्ब कर ले ताकि वो प्रोडक्ट वेस्ट में ना जाए, और फिर वो हम उस कंटेनर को रीवे करते हैं। तो एक डिफरेंस इन वेट हमें पता चलता है, तो उसे हम डिवाइड करते हैं कितने अमाउंट ऑफ डोजेस डालें, और उससे हमें एवरेज डोज का पता लग जाता है। नाउ वी कम टू नेट कंटेंट्स। नाउ नेट कंटेंट इज जो कंटेनर के अंदर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कितना वे है उसका, तो वो हम दो मेथड से इवेल्युएट करते हैं। सो व्हाट आर द मेथड्स? वेल, वन इज नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड एंड द सेकेंड इज डिस्ट्रक्टिव मेथड। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में हम पहले एम्प्टी कैन का वेट लेते हैं, विच इज वेट 1, एंड देन हम फिल्ड कंटेनर का वेट लेते हैं विच इज वेट 2, फिर हम उसे माइनस करते हैं तो हमें अंदर का नेट कंटेंट पता चल जाता है। वाइल इन डिस्ट्रक्टिव मेथड पहले हम फिल्ड कंटेनर को वे लेते हैं, फिर उस कंटेंट को डिस्पेंस करते हैं, फिर हम उसका वेट डिफरेंस मेजर करते हैं, जिससे हमें अमाउंट ऑफ कंटेंट जो है कंटेनर के अंदर प्रेजेंट वो पता लग जाता है। नाउ वी कम टू फोम स्टेबिलिटी। सो फोम स्टेबिलिटी जो है वो रेंज करता है लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल, क्विक ब्रेकिंग फोम जो होते हैं वो बहुत फ्यू सेकेंड्स के लिए, बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल रहते हैं, जबकि कुछ फोम्स 1 आवर और मोर डिपेंडिंग ऑन द एरोजॉल फॉर्मुलेशन भी रह सकते हैं। फोम स्टेबिलिटी जो होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय विजुअल एवेल्युएशन या विजुअल एब्जॉर्प्शन पे, या हम कोई मास रख देते हैं उस फोम पे और हम टाइम नोट करते हैं कितना टाइम लगता है उस मास को उस फोम तक पेनिट्रेट करने में। जो पार्टिकल साइज होते हैं इसे हम फ्लेम प्रोजेक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि फ्लेम प्रोजेक्शन में अगर आप लार्जर पार्टिकल अगर डिस्पेंस करोगे तो वो बहुत कम लेस फ्लेमेबल होगा, और जो स्मॉलर पार्टिकल है वो एक्सपेंशन ज्यादा होंगे उनके, तो ज्यादा हाईली फ्लेमेबल है। नाउ वी कम टू लाइट स्कैटर डीके। एरोजॉल जो होते हैं वो टर्बुलेंट कंडीशन में रखा जाता है। While settling, there is a change in light intensity of a tyndall beam. जब वो प्रेसिपिटेट करने लगता है तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होने लगती है उस टर्बुलेंट कंडीशन में। उस चेंज को मेजर किया जाता है और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के साथ कंपेयर किया जाता है। स्पेसिफिकेशन मतलब ये रेंज होना चाहिए या ये ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये पहले से हमें स्टैंडर्डाइज किया जाता है। यूजुअली ये फार्माकोपिया में लिखा होता है या किसी अदर रेफरेंसेस में भी लिखा होता है जो टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। नाउ वी कम टू लीकेज रेट। तो लीकेज रेट से आपको पता लग रहा होगा कि कितना कंटेंट लीक कर रहा है, जो हमारे कंटेनर से कितना कंटेंट लीक कर रहा है एरोजॉल का। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेल, हम 12 प्रेशराइज्ड कंटेनर सिलेक्ट करते हैं और उसका डेट एंड टाइम रिकॉर्ड करते हैं नियरेस्ट हाफ आवर। फिर उस कंटेनर को वे करते हैं रिकॉर्डिंग एज W1। फिर उस कंटेनर को हम अपराइट पोजीशन पे छोड़ देते हैं 3 दिन से ज्यादा एट रूम टेम्परेचर, और फिर उस कंटेनर को वापस से वे करते हैं, वापस से उसके डेट एंड टाइम रिकॉर्ड करते हैं नियरेस्ट हाफ आवर के थ्रू। इससे हमें जो टाइम है जिसमें ये टेस्ट परफॉर्म किया गया वो हमें पता चल जाता है, और उससे हम कैलकुलेट करते हैं लीकेज रेट। क्योंकि इसमें वेट लॉस भी हो रहा है, तो लॉस इन वेट बाय टाइम डिफरेंस, वेट 1 माइनस वेट 2 बाय टाइम डिफरेंस से हमें पता चलता है लीकेज रेट कितना हो रहा है। और इसे हम
मिलीग्राम पर ईयर से एक्सप्रेस करते हैं। Now we come to the next topic, which is quality control of aerosols, which is the second topic of the presentation. So, what is quality control? Well, quality control एक सीरीज ऑफ टेस्ट्स होते हैं जो हम कंडक्ट करवाते हैं हमारे प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज और स्पेसिफिकेशन देने के लिए। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है। इनकी जो अपीयरेंस होता है ऑन स्पेसिफिकेशन वो क्वालिटेटिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल RX का इम्प्रिंटेड होना कैप के अंदर, कैप के ऊपर, और डिटेल डिस्क्रिप्शन होना फॉर्मुलेशन और मटेरियल्स जो यूज किया गया है कंटेनर्स या एक्चुएटर्स बनाने में या किसी और पार्ट्स बनाने में, उसका इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ होता है। In case of nebulization product, for example translucent LPT nebulae, immediate packaging is described. Now what is identification? Identification is to verify the active pharmaceutical ingredient, which is API. ये हमें डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो डिफरेंशिएट या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। Now we come to assay of multi-dose product. Assay of multi-dose product से हम ये स्ट्रेंथ या कंटेंट ऑफ API डिटरमाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में API का है, ये कितना अमाउंट कंसंट्रेशन है इसका। इसे हम कंटेंट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अमाउंट ऑफ API इज डिटरमिन्ड बाय पर वेट यूनिट या पर वॉल्यूम यूनिट, और जो सिंगल डोज होते हैं वो मास पर डोजेस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। ऐसे लिमिट जो होता है मेडिसिनल प्रोडक्शन का वो हम चेक करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। जैसे कि अगर मान लो ऐसे लिमिट्स लग रहे हैं कि मेडिसिनल प्रोडक्ट में कितना, ये इतना लिमिट से इतना लिमिट होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एज ए एरोसोल फॉर फार्मास्यूटिकल या कॉस्मेटिक यूज। नाउ इम्प्यूरिटीज। वेल, इम्प्यूरिटीज आपको पता ही होगा, जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं जो हमारे फॉर्मुलेशन में रहते हैं या हमारे मटेरियल्स में रहते हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंस है जो हमें एक्सक्लूड आउट कर देना चाहिए। वेल, इन टेस्ट से हमें डिटरमाइन होता है कि अनवांटेड कंपोनेंट्स कहाँ पर है, और जो API होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एक्सिपिएंट्स, इनके अलावा अगर कोई आपको मटेरियल दिख रहा है या कोई केमिकल दिख रहा है तो वो एज इम्प्यूरिटी देखा जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज जो पाया जाता है वो है प्रोसेस इम्प्यूरिटीज, मतलब जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम एरोसोल मटेरियल्स को बनाने के लिए या फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए या प्रोपेलेंट्स को बनाने के लिए, वो प्रोसेसिंग में डिफेक्शन है जिसकी वजह से इम्प्यूरिटीज आ रहे हैं। या डिग्रेडेशन ऑफ API प्रोडक्ट्स, जो API प्रोडक्ट्स है, जो एक्सिपिएंट्स है, उनका डिग्रेडेशन होना भी एक इम्प्यूरिटी माना जाता है, और सम केसेस में ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली होते हैं। नाउ वी कम टू डिलीवर्ड डोज यूनिफॉर्मिटी। ये फार्माकोपियल मेथड से हम परफॉर्म्ड एज पर एक्सपेक्टेड फार्माकोपियल मेथड, तो फार्माकोपियल में जो मेथड्स दिए गए उसी के आधारित पर हम इसके टेस्ट इवेलुएट करते हैं, इसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। वेल, लिमिट्स जो होते हैं वो अप्लाई होना चाहिए कंसिस्टेंट विद फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया में लिमिट्स है वही लिमिट्स हमें कॉपी करना चाहिए जब हम डिलीवर्ड डोज यूनिफॉर्मिटी का चेक कर रहे हो। इनसे हम बोथ इंट्रा एंड इंट्रा डिवाइस वेरिएबिलिटी चेक करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट पर एक्चुएशन इज यूज्ड। तो जो सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी जो होता है हर एक्चुएशन में वो यूज किया जाता है, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी पता करना है डिलीवर्ड डोज का। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी शुड बी चेक्ड ऑन सैंपल्स रिमूव फ्रॉम कंटेनर। जो हम सैंपल
कंटेनर से रिमूव कर रही है, डिस्पेंस कर रही है, उसका यूनिफॉर्मिटी हमें चेक करना चाहिए। और एक्सेप्टेंस लिमिट शुड बी जस्टिफाइड बाय फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट्स। आप जो लिमिट दे रहे हो वो हमें आपको जस्टिफाई करके रखना है फार्माकोपियल में रिक्वायरमेंट्स के चेक करके। Now we come to mean delivery dose. Amount of drug substance in one actuation is determined. क्या क्या ड्रग सब्सटेंस है एक एक्चुएशन में और कितना अमाउंट है वो हम डिटरमिन करते हैं। ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेल, जो हमने प्रीवियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया था उसका मीन निकालते हैं। तो हम डोज यूनिफॉर्मिटी टेस्ट रिजल्ट का मीन निकालते हैं, इससे हमें मीन डिलीवरी डोज पता लग जाता है। उसके बाद हम करेक्शन करते हैं उसे पर डोज टू पर एक्चुएशन अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, और जो लिमिट होता है वो ±15% के अंदर ही क्लेम किया जा सकता है। नाउ वी कम टू फाइंड पार्टिकल मास। वेल, जो ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इस फाइन पार्टिकल मास चेक करने के लिए, वो मल्टी स्टेज इम्पैक्टर में किया जाता है या किसी और इम्पिंजर मेथड से भी किया जाता है या कोई और अल्टरनेटिव मेथड से भी किया जा सकता है। इसमें जो साइड डिस्ट्रीब्यूशन है 5 नैनोमीटर के लेस के अगर हो तो उसमें अपर एंड लोअर लिमिट हम लगा सकते हैं। और जो रिजल्ट्स है आर रिपोर्टेड एज ड्रग मास इंस्टेड ऑफ परसेंटेज ऑफ एमिटेड डोज। तो जो रिजल्ट्स है वो ड्रग मास में डिस्क्राइब किया जाता है इंस्टेड ऑफ परसेंटेज एमिटेड डोज, कि कितना परसेंट जो हमारा पूरा डोज है उस पर कितना परसेंट निकला है उस पर हम नहीं करते, हम कितना ड्रग का मास है उस पे हम फाइन पार्टिकल मास को चेक करते हैं। नाउ टेस्ट फॉर कंटेनर। वेल, ये हम एग्जामिन करते हैं डिफेक्ट चेक करने के लिए लाइनिंग्स पे। इनमें जो पैरामीटर्स इंक्लूड होता है वो है डिग्री ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना कंडक्ट कर सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी, उसका कितना डिग्री है कंडक्ट करने के लिए, वो हम चेक करते हैं। ग्लास कंटेनर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसे एग्जामिन करते हैं किसी भी टाइप के डिफेक्ट के लिए, और जो डायमेंशन ऑफ नेक एंड अदर पार्ट्स होते हैं वो चेक करते हैं कॉन्फॉर्मिटी और स्पेसिफिकेशंस जानने के लिए। वेट ऑफ द कंटेनर भी हम चेक करते हैं जब हम कंटेनर की टेस्ट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट हम आ रहे हैं जिस टॉपिक पे। तो वेट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है पीरियोडिकली बाय एडिंग एम्प्टी टेयर कंटेनर्स टू फिलिंग लाइन्स। तो फिलिंग्स लाइन्स होते हैं उसमें एम्प्टी टेयर कंटेनर्स हम फिट करते हैं। फिर हम वेट ऑफ दिस कंटेनर को फिर से फिट करते हैं, पर इस बार हम फिलिंग के साथ फिट करते हैं, कंसंट्रेट के फिलिंग के साथ। और प्रोपेलेंट में भी सिमिलर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है प्रोपेलेंट का वेट डिटरमाइन करने के लिए। नाउ लीकेज टेस्ट is conducted by measuring crimp dimension and comparing with specification। जो लीकेज टेस्ट होता है ऑफ कोर्स वो सीलिंग अगर गड़बड़ होगी तो उसी से लीक होगी, तो हम क्रिम डायमेंशन का कंपेयर करते हैं और स्पेसिफिकेशंस के साथ, ताकि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिले। और जो फाइनल टेस्ट होता है लीकेज का वो हम तब करते हैं इस तरीके से करते हैं कि हम उस कंटेनर को, जो फिल्ड कंटेनर है, उसे वाटर बाथ के अंदर डाल देते हैं। वाटर बाथ के अंदर डालने के बाद हमें पता चलता है अगर वाटर अंदर गया, ज़्यादा वाटर अंदर गया तो लीकेज ज़्यादा है इस एरोसोल का, अगर कम वाटर अंदर गया तो कम लीकेज है, और वो लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे उसमें। नाउ हम टेस्ट फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट्स। ये फार्माकोपिया के आधारित परफॉर्म किया जाता है। जो फार्माकोपिया में लिखा होता है जो टेस्ट, वही टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। अगर कोई और टेस्ट परफॉर्म कर रहा है या कोई टेस्ट हमने परफॉर्म नहीं किया है फार्माकोपिया में जो लिखा है, तो हमें उसे उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और जस्टिफिकेशन हमें जस्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन में देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एक्चुएशंस पर कंटेनर। नाउ वी कम टू स्प्रे टेस्ट। ये कंडक्ट किया जाता है डिप ट्यूब को क्लियर अप करने के लिए विथ प्योर प्रोपेलेंट एंड कंसंट्रेट। जो डिप ट्यूब होता है जिससे हम सक्शन करते हैं कंसंट्रेट का, उसे हम क्लियर अप करने के लिए, चेक करने के लिए हम स्प्रे टेस्ट यूज करते हैं। इसमें हम वाल्व और स्प्रे पैटर्न का डिफेक्ट भी चेक कर सकते हैं फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। टेस्ट फॉर प्रिजर्वेटिव कंटेंट्स।
तो जो प्रिजर्वेटिव कंटेंट्स है वो फॉर्मुलेशन में डिटरमाइन किए जाते हैं ऐसे टेस्ट के थ्रू। विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी। So what is viscosity and rheology? Well, we have known from previous semesters viscosity is the resistance of flow and rheology is the science of flow. इससे हमें flow properties पता चलते हैं rheology से। तो हम इसे डिटरमाइन करते हैं रोटेशनल फ्रिक्शन और कैपिलरी एक्सट्रूशन विस्कोमीटर से, जो हम पिछले सेमेस्टर में इन दोनों के बारे में पढ़े हुए हैं और कैपिलरी विस्कोमीटर हम यूज भी किए। वेरिएशन इन विस्कोसिटी जो होता है ये इफेक्ट कर सकता है कंपाउंडिंग एंड फिलिंग में, CO2 एब्जॉर्प्शन में, स्प्रे पैटर्न में, फोम स्टेबिलिटी में, स्प्रे आउट अपीयरेंस में एंड लो टेम्परेचर यूजेबिलिटी में। नाउ वी कम टू टेस्ट फॉर प्रोपेलेंट। टेस्ट सैंपल इज टेकन एंड इट्स वेपर प्रेशर इज मेजर्ड। जो प्रोपेलेंट है उसका सैंपल लिया जाता है और उसका वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है। रिजल्ट जो है कंपेयर किया जाता है विद स्पेसिफिकेशंस, जो स्पेसिफिकेशंस है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। प्रोपेलेंट डेंसिटी भी चेक किया जाता है अगर नेसेसरी हो। जो टेस्ट होते हैं वो इंक्लूड करते हैं गैस क्रोमाटोग्राफी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए आइडेंटिटी प्रोपेलेंट का। तो प्योरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोपेलेंट कैसे हम एस्टिमेट करें? उसके मॉइस्चर कंटेंट से, उसके हेलोजन कंटेंट से और उसके नॉन वॉलेटाइल रेसिड्यू से। टेस्ट फॉर वाल्व्स, एक्चुएटर्स एंड डिप ट्यूब। एरोसोल कंटेनर्स जो होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर चेक करने के लिए। सैंपल्स जो होते हैं वो एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर मिलिट्री स्टैंडर्ड 10517 पे किया जाता है, जो एक टेस्ट है जो इन्वेंट किया गया है बाय एरोसोल स्पेसिफिकेशन कमेटी, इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी सेक्शन, एकेडमी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ये टेस्ट डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वाल्व डिलीवरी, वाल्व से कितना अमाउंट ऑफ डोज निकल रहा है, और डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कितना यूनिफॉर्म है, कितना कंसंट्रेशन जो है यूनिफॉर्म है पूरे स्प्रे पैटर्न में। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? वेल, प्रोसीजर ये है, पहले हम 25 वाल्व लेते हैं और उसे कंटेनर में पुट करते हैं, डिफरेंट 25 वाल्व। तो एक वाल्व के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो कंटेनर पहले हम फिल करते हैं एक स्पेसिफिक टेस्ट सॉल्यूशन के साथ, फिर उसमें एक एक्चुएटर लगाते हैं जिसमें 0.02 इंच का ऑरिफिस मतलब वॉइड या स्पेस हो। फिर हम उस फिल्ड कंटेनर पे सूटेबल एटमॉस्फेयर में प्लेस करते हैं विच इज 25 सेंटीग्रेड। फिर उस प्रोडक्ट जब 25 सेंटीग्रेड में पूरा फॉर्मुलेशन, पूरा मटेरियल सब 25 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर हम उसके कंटेंट्स को एक्चुएट या डिस्पेंस करने लगता है फॉर फुलेस्ट एक्सटेंट, पूरे दम के साथ 2 सेकंड के लिए। और जो प्रोसीजर है ये रिपीट किया जाता है टोटल 2 डिलीवरीज हर 25 यूनिट पे, क्योंकि 2 डिलीवरीज हम यूजुअली यूज करते हैं हमें पता लगाने के लिए, ताकि हम एरर्स पता कर सकें। Now we come to the last and final topic of the presentation, which is stability of pharmaceutical aerosol. So, why is stability studies so essential? Stability studies इतना important क्यों है? तो स्टेबिलिटी स्टडीज हमें एरोसोल का सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी ऑफ एरोसोल प्रोडक्ट और उसका शेल्फ लाइफ ओवरऑल पता करने में हेल्प करता है। और ये जो फैक्टर्स है ये एनवायरनमेंट के साथ कैसे नरेट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या लाइट, टाइम के साथ साथ, वो हम स्टेबिलिटी स्टडीज के थ्रू पता लगाते हैं। नाउ क्या क्या हम एसेस करते हैं? वेल, हम फिजिकल स्टेबिलिटी असेस करते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी असेस करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी असेस करते हैं और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी असेस करते हैं। क्या क्या की पैरामीटर्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए इन स्टेबिलिटी स्टडीज को परफॉर्म करने के टाइम? पहले हमें टेम्परेचर पता करना चाहिए ताकि हम स्टडीज कंडक्ट कर सके वेरियस टेम्परेचर पे, ताकि हमें पता चल सके कि कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इस एरोसोल प्रोडक्ट को स्टेबल रहने में।
और इससे हमें डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस भी पता लगा लेंगे। ह्यूमिडिटी हम पता लगाते हैं जब बहुत हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन, एग्जाम्पल 75% ह्यूमिडिटी टेस्ट किया जाता है मॉइस्चर के साथ, तो कितना अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होना चाहिए एनवायरनमेंट में ताकि जो एरोसोल प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज कर सके ठीक तरीके से जब हम उसे डिस्पेंस करिए, स्प्रे करें। और लाइट, जैसे आपको पता होगा लाइट मटेरियल्स पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं, डिग्रेडेशन उनमें से एक है। तो एक्सपोजर ऑफ लाइट से क्या डिग्रेडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई और इफेक्ट आ रहा है, वो चेक करते हैं हम। नाउ किस टाइप के फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स होते हैं, सिंस हमारा जो सब्जेक्ट है विच इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तो हम एरोसोल्स जो है वो फार्मास्यूटिकल पे ध्यान देंगे। तो पहले आता है प्रेशराइज मीटियर डोज इनहेलर्स। तो प्रेशराइज मीटियर डोज इनहेलर्स वो होते हैं जो सर्टेन अमाउंट ऑफ डोज एक एक्चुएशन पे रिलीज करते हैं। फिर आते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर्स, जो एरोसोल्स होते हैं उसके अंदर पाउडर होते हैं जो हम यूजुअली टारगेटेड एक्शन पे यूज करते हैं। नेजल स्प्रेज होता है, जैसा आपको पता होगा नेजल ब्लॉकेज में हेल्प करते हैं। और नेबुलाइजर्स होता है, जैसा आप लोगों को पता होगा कि कोविड के टाइम हम लोगों ने एक ऐसा एपरेटस लिया था जिसमें एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कंटेंट्स होते हैं और मेडिसिनल कंटेंट्स होते हैं जो हम एक मास्क के थ्रू लेते हैं, उन्हें नेबुलाइजर्स किया कहा जाता है। प्रॉपर्टीज टू टेस्ट, तो फिजिकल में हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं ताकि इंश्योर कर सके कि सारे डिजायर्ड साइज रेंज, एरोसोल पार्टिकल रिमेन विद द डिजायर्ड साइज रेंज। जो डिजायर्ड साइज रेंज है वो हमें पता लगाने के लिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं। स्प्रे पैटर्न एंड प्लूम जेंट्रोमेट्री, इससे कंसिस्टेंसी पता चलता है स्प्रे का, जो स्प्रे पैटर्न है वो कितना एफिशिएंट है स्प्रे, इससे हमें पता चलता है। मॉइस्चर कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है ड्राई पाउडर्स के लिए ताकि ड्राई पाउडर्स हम जब डिस्पेंस करें तो क्लम्पिंग ना हो। प्रेशर्स जो होते हैं वो एज वी सेड इन पीएमडीआई इंश्योर करते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर रखना चाहिए ताकि इतना अमाउंट ऑफ डोज निकले, स्पेसिफिकेशंस को चेक करते हुए। नाउ वी कम टू केमिकल। वेल, केमिकल में हम एसेज एंड इम्प्यूरिटीज चेक करते हैं, एसेज एंड इम्प्यूरिटीज टेस्ट करते हैं ताकि हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स है वो वेरीफाई कर सके। पीएच हम इसलिए यूज करते हैं ताकि फॉर्मुलेशन स्टेबल और ऑप्टिमम लेवल में काम कर सके। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी जो होता है ये हमें इंश्योर करता है कि करेक्ट अमाउंट ऑफ एपीआई जो है वो डिलीवर हो रहा है, डिस्पेंस हो रहा है। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेरिलिटी टेस्टिंग, इससे हम पता लगाते हैं कि कोई माइक्रोबायल कंटेमिनेशन है या नहीं। एनवायरमेंटल कंडीशन टू कीप इन माइंड, अगर आप लॉन्ग टर्म टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब आप रूम टेम्परेचर के आधार पर बहुत देर तक टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म टेस्टिंग उसे कहते हैं, तो आप टिपिकली एट 25 सेंटीग्रेड करेंगे विच इज एट रूम टेम्परेचर विद +-2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस और 60% ह्यूमिडिटी डिफरेंस। 60% ह्यूमिडिटी के साथ 5% एरर हो सकता है। वो लॉन्ग टर्म टेस्टिंग में हम ये पैरामीटर्स देखते हैं या ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखते हैं। एक्सेलरेटेड टेस्टिंग्स जो होता है वो टिपिकली एलिवेटेड टेम्परेचर्स में किया जाता है, जैसे कि 40 सेंटीग्रेड विद एरर ऑफ 2 सेंटीग्रेड प्लस माइनस। और जो ह्यूमिडिटी होता है वो 75% में होता है, मतलब जो वॉल्यूम है जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसका 75% वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर, इसमें 5% का एरर जायज है। दिस इज द लिमिट विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो 5% है। इंटरमीडिएट टेस्टिंग जो लॉन्ग टर्म या एक्सीलरेट टेस्टिंग के बीच में हो, विच इज समटाइम्स परफॉर्म्ड एट 30 सेंटीग्रेड। वेल, ये लॉन्ग टर्म टेस्टिंग से ज़्यादा टेम्परेचर में हो रहा है, वाइल एक्सेलरेटेड टेस्टिंग से कम टेम्परेचर पे हो रहा है और एरर्स सिमिलर है। फ्रीजिंग थॉइंग साइकिल्स, जो प्रोडक्ट्स शायद एक्सट्रीम टेम्परेचर से एक्सपोज हो उन्हें हम फ्रीजिंग थॉइंग साइकिल्स में चेक करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या ये
एग्लोमरेट कर रहे हैं, क्या ये क्लम्पिंग कर रहे हैं, क्या ये केक फॉर्मेशन बना रहे हैं, या ब्रेकिंग हो रहा है, ये स्टेबल है या नहीं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग प्रोटोकॉल, पहले हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं और इससे हमारे बैचेस रिप्रेजेंट कर पाते हैं। फिर हम उसे स्टोरेज कंडीशन में डालते हैं, एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में डालते हैं। फिर उसे टेस्ट करते हैं इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, and at the end of the shelf life. एनालिटिकल मेथड, जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं उन्हें एनालाइज करते हैं, इसे चेक करने के लिए कि ये एरोजॉल्स जो है, इसके प्रोडक्ट्स, इसके मटेरियल्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल या फॉर कॉस्मेटिक यूज सही है या नहीं। नाउ वी कम टू स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड लॉन्ग टर्म स्टैटिक टेस्टिंग। आप इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्टिंग से पता चल रहा होगा कि ये बहुत फास्ट एक्सेलरेटेड टेस्टिंग है, इससे रैपिड स्क्रीनिंग होता है, मतलब रैपिड रिजल्ट्स मिलते हैं, रैपिड एनालिसिस होते हैं। लॉन्ग टर्म स्टैटिक टेस्टिंग जो होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 3 months to years भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्टैटिक प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन सच एज वेट लॉस, saturation, characteristic changes, corrosion and concentrate stability। weight loss कितना हो रहा है, saturation हो रहा है या नहीं, concentrate के compounds का, characteristic changes, odor, smell, color change, corrosion हो रहा है या नहीं, जो material से container का उसमें corrosion हो रहा है या नहीं, concentrate stability है या नहीं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो होता है एलिवेटेड टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली किया जाता है, ताकि हमें एक ऑलरेडी आइडिया लग जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है इन एलिवेटेड टेम्परेचर्स। और फिर रूम टेम्परेचर जो लॉन्ग टर्म है वो हमें बाद में पता लगेगा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। लो टेम्परेचर टेस्टिंग should be done on product which are viscous or prone to crystallization precipitation। जो लो टेम्परेचर होता है उससे आपको पता चल रहा होगा कि फ्रीजिंग होगा, तो फ्रीजिंग में क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन के चांसेस है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो इससे प्रोन हो, तो हमें इन पे कम टेम्परेचर पे टेस्टिंग करना चाहिए, ताकि हम एक लिमिट रख सके कि इतने टेम्परेचर के नीचे ये क्रिस्टलाइज हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। कंटेनर्स जो होता है आर ऑब्जर्व फॉर वाल्व गास्केट स्वेलिंग एंड हार्डनेस, जो स्वेलिंग हो रहा है वाल्व के, उससे जो ओरिफिस है उसका साइज छोटा हो जा रहा है, या हार्डनेस, ये भी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी चेम्बर्स जो होता है ये डिज़ाइन किया जाता है सेल्फ लाइफ कंडक्ट करने के लिए और पैकेजिंग एनालिसिस करने के लिए। कंसेंट्रेट स्टेबिलिटी क्या होता है? वेल, कंसेंट्रेट स्टेबिलिटी वो होता है जो प्रोडक्ट, ये जो फॉर्मुलेशन हम ले रहे हैं उसका स्टेबिलिटी परफॉर्म करना एक ग्लास कंटेनर के अंदर। प्रोडक्ट एंड कंटेनर स्टेबिलिटी क्या होता है? वेल, ये जब एक एक्सेप्टेबल फॉर्मुलेशन अचीव किया जाता है उसके बाद जो मटेरियल्स यूज होते हैं जैसे कि वाल्व, कैन, डिप ट्यूब एंड गास्केट, इन प्रोडक्ट्स को, ये इन कंटेनर को स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है कि ये अगर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये सही से काम नहीं कर रहे तो फॉर्मुलेशन अचीव करने के बाद भी कोई हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। नाउ वी कम टू लो टेम्परेचर स्टेबिलिटी। अगर कोई प्रोडक्ट लो टेम्परेचर फ्रीज कर रहा है तो उसमें लेबलिंग होना चाहिए प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रीजिंग या डायरेक्शन होना चाहिए प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रीजिंग। नाउ वी कम टू टेस्टिंग ऑफ एरोजॉल्स। जो एरोजॉल्स होते हैं उनका टेस्टिंग 3 मेजर कंपोनेंट्स भी किया जाता है। एक तो कंसंट्रेट एंड प्रोपेलेंट, दूसरा कंटेनर, तीसरा वाल्व, और जो एविडेंस होते हैं कोई भी डिकम्पोजिशन का या डिटोरिएशन का एक इनएफेक्टिव प्रोडक्ट में रिजल्ट कर सकते हैं। कंसंट्रेट एंड प्रोपेलेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड कांस्टेंट्स आर डिटरमाइंड बाय ऑफ द प्रिपरेशन। जो कंसंट्रेट एंड प्रोपेलेंट है उसके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और कांस्टेंट हम चेक करते हैं, ताकि जैसा आपको पता होगा कि टेबल्स हम बनाते हैं कार्स इंडेक्स, हॉर्सनेस रेशियो का, तो उनमें हम कांस्टेंट जो होते हैं या जो लिमिट्स होते हैं वो चेक करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये अच्छा फ्लो प्रॉपर्टी है इसका या नहीं है। सेम केस कंसंट्रेट एंड प्रोपेलेंट में भी है, इनके फिजियोकेमिकल कांस्टेंट्स चेक करके हमें पता लग जाएगा कि ये स्टेबल है या नहीं। इन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं वेपर प्रेशर,
pH, density, spray rate, viscosity, assay of API, gas chromatography, color और odor. Usually they are compared in evaluation test जो हमने पहले के टॉपिक्स में पढ़ रखे हैं. सैम्पल्स पहले वीकली बेसिस पे टेस्ट किया जाता है, पहले 3 महीने, फिर मंथली बेसिस पे उसके बाद से. ग्लास एरोजोल बॉटल जो है वो हम यूज़ करते हैं इवेलुएट करने के लिए सेपरेशन और मिक्सिंग इनटू सॉल्यूशन इन टेस्ट सैंपल. जो हम फॉर्मुलेशन ले रहे हैं उसमें मिक्सिंग हो रहा है या सॉल्यूशन इनटू सॉल्यूशन या प्रोडक्ट जो है उसमें मिक्सिंग हो रहा है या किसी टाइप का एक्शन हो रहा है कंटेनर के साथ, वो चेक करने के लिए हम ग्लास एरोजोल बॉटल यूज़ करते हैं. कलर या वॉल्यूम चेंज में अगर ऑब्जर्व करवाओ तो उससे आपको पता लग जाए कि वेपर प्रेशर क्या है और स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, क्योंकि ये कलर और वॉल्यूम चेंज जो है, कलर चेंज या वॉल्यूम चेंज वेपर प्रेशर और स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक्स पे इफेक्ट देंगे. कंटेनर्स जो होते हैं, कंटेंट्स ऑफ कंटेनर्स आर रिमूव्ड बाय चिलिंग द कंटेनर्स एट टेम्परेचर ऑफ 0 फ़ारेनहाइट और लेस. जो कंटेंट्स होते हैं कंटेनर के वो 0 फ़ारेनहाइट पे चिल किया जाता है ताकि उसके कंटेंट्स को रिमूव किया जा सके. फिर उस कंटेनर को एग्जामिन किया जाता है कोरोजन के लिए, जो हम विजुअल ऑब्जर्वेशन से पता लगाते हैं. कंटेनर्स में अगर इंटरनल लैक्वरिंग हो, लैक्वरिंग मतलब एक शाइनी कोटिंग अगर हो, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लैक्वर है वो सॉफ्टेंड ना हो जाए, डिजॉल्व ना हो जाए, पील ना हो जाए, ब्लिस्टर्ड ना हो जाए कंसंट्रेट के साथ. स्पेशल अटेंशन दिया जाता है साइड बीम और हेड स्पेस को, क्योंकि वो प्रोन होते हैं ज़्यादातर अटैक के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली कंसंट्रेट के साथ कनेक्टेड है, मतलब कॉन्टैक्ट में. Now plastic container must be checked for leaching or sorption. Plastic is not a compatible material in many cases. और अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो तो उसमें लीचिंग भी हो सकता है, सॉर्प्शन भी हो सकता है. लीचिंग मतलब जो प्लास्टिक के कंटेंट्स है वो धीरे धीरे मतलब बाहर निकलना स्टार्ट कर दे और कंसंट्रेट के साथ मिक्स कर जाए. ये सॉर्प्शन मतलब जो प्लास्टिक है वो कंसंट्रेट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एट द सेम टाइम. नाउ वी कम टू वाल्व. वाल्व इज अ क्रूशियल पार्ट जो हम एग्जामिन करते हैं, क्योंकि इससे ही हमें डिस्पेंसिंग का चेकिंग होता है. वाल्व कप को हम डिस्पेंस कोरोजन के लिए चेक करते हैं. दिस इज वाल्व कप. वाल्व कंपोनेंट्स को हम एग्जामिन किया जाता है ताकि हमें पता चले कि इसमें सॉफ्टनिंग तो नहीं हो रहा, क्रैकिंग तो नहीं हो रहा, कोई डिस्टोर्शन तो नहीं हो रहा. क्योंकि अगर इसमें कोई किसी भी टाइप का ऐसा डिफेक्ट हो तो इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्पेंस नहीं कर पाएगा वाल्व. और जो डिप ट्यूब है जो कनेक्ट होता है वाल्व के साथ नीचे, जो कंसंट्रेट को सक्शन करने में हेल्प करता है ऊपर तक, वो भी करेक्टेड रहना चाहिए और डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, नहीं तो वो वाल्व पे भी इफेक्ट डालेगा. ये स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशंस है, तो आप इस टेबल से पता लगा रहे होंगे कि अगर 25 सेंटीग्रेड विद 60% ह्यूमिडिटी के साथ लॉन्ग टर्म में टेस्ट कर रहे हो तो आपको स्टोर उसी टेम्परेचर में करना चाहिए. वाइल एक्सेलरेटेड एलिवेटेड टेम्परेचर्स, एलिवेटेड ह्यूमिडिटी भी हो रहा है. सेम गोज फॉर अदर इंफॉर्मेशन इन द टेबल. आप जैसे देख पा रहे हो यूजुअली द लॉन्ग टर्म जो टेम्परेचर है, लॉन्ग टर्म का जो टेम्परेचर है उसी पे स्टोर करने के लिए कह रहे हैं. अगर आप और एक्सेलरेटेड टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, उसमें जो एरोजोल है वो स्टेबल रह सकता है, बट वी वुडंट गिव यू द रिकमेंडेशन ऑफ कीपिंग इट इन दैट टेम्परेचर, बिकॉज अगर आप उस टेम्परेचर पे रखोगे तो सीधी सी बात है जितना टाइम तक वो स्टेबल रहना चाहिए था उससे कम टाइम तक स्टेबल रहेगा. और इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे, ज़्यादा ह्यूमिडिटी पे आप रखोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा एंड दैट प्रोडक्ट विल बी डिफेक्टिव. This is the reference which we have used for our presentation. Thank you very much for listening and having the patience to watch the whole video.